नॉर्थ अमेरिका अमेरिका ही पढ़ेंगे। समय बचा तो कुछ आगे बढ़ चलेंगे, समय बचा तो कुछ आगे बढ़ चलेंगे। याद कर पा रहे होंगे आप लोग कि नॉर्थ अमेरिका के संदर्भ में लास्ट क्लास में हमने आप सबको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा पढ़ाया था, दिस वन, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, एंड मेसो अमेरिका के बारे में बात की थी, मेसो अमेरिका के बारे में बात की थी। अब आज इसके हम आगे पक्ष पर बढ़ेंगे, एक एक करके क्रम से। तो कैसे कैसे आगे पक्ष पर बढ़ेंगे? एक इसका हिस्सा दिस वन ये होगा, अपलेशियन माउंटेन एंड ईस्टर्न कोस्ट, एक हिस्सा ये हो जाएगा। पहला तो आपने ये पढ़ लिया। दूसरा हिस्सा अब हम ये पढ़ेंगे। एक हिस्सा इसका दिस वन ये है, जो ग्रेट लेक्स रीजन के साथ ये, तो ये है, ये चौथे नंबर पर पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पर ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे। ऐसा कुछ इसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपने ईस्टर्न कॉर्डिलेरा, सॉरी वेस्टर्न कॉर्डिलेरा पढ़ा है। अब दूसरे नंबर पर मैं पढ़ाना चाहूंगा ईस्टर्न हाईलैंड एंड कोस्टल प्लेन। फिर से बोलूंगा, दूसरे नंबर पर पढ़ाना चाहूंगा आपको ये वाला ईस्टर्न हाईलैंड एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इस पर बात करना चाहूंगा। अब आप कहोगे सर तो पढ़ाना शुरू करो। अरे अमन चौहान, नहीं बताया बेटा, तुमने ऐसा समझा है। अब तुमने ऐसा समझा तो मैं क्या करूं? बच्चों के साथ यही दिक्कत होती है, गलत समझेंगे फिर बोलेंगे सर आपने ऐसा बताया था। अभी तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटा, क्यों ऐसी गलत समझते हो बात? सच कहते हो बेटा, क्यों समझते हो ऐसा? मैंने साउथ अमेरिका में मेसो अमेरिका को बिल्कुल नहीं पढ़ाया। मेसो अमेरिका सारा का सारा नॉर्थ अमेरिका का सेक्शन है, पूरा पूरा दुनिया का मैप, पूरा पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप दिखाकर बताया था। लेकिन मेसो अमेरिका लैटिन अमेरिका का पार्ट है, ये मैंने पढ़ाया था, भाषा में भी लिखाया था। पर अब तुमको नहीं समझ में आ रही बेटा, तो तुम टीचर के ऊपर क्यों ब्लेम करते हो कि सर आपने ऐसा कहा था? खैर वो नई बात नहीं है, 2011 से पढ़ाते हुए बेटा बहुत हो गया है, 15 साल व्यतीत हो चुके हैं। वो मैं लगातार यही देख रहा हूँ कि बच्चों के साथ यही होता है, जब खुद नहीं समझेंगे, खुद इधर उधर समझ लेंगे, तो फिर बोलेंगे हमारे टीचर ने ऐसा बताया। तुम्हारी गलती नहीं समझ पाए होगे बेटा, बट वो लैटिन अमेरिका के पार्ट में पढ़ाया था। बस इतनी ही बात, ठीक है? बहुत अच्छे से बात को सुनना। आप शुरू करते हैं। आप सब लोग पहले तो एटलस का काम करो या ना करो, एक हेडिंग दो सभी अपनी कॉपी में, अपने हेडिंग दो, लिखो पूर्वी उच्च भूमि एवं, पूर्वी उच्च भूमि एवं तटीय मैदान, पूर्वी उच्च भूमि एवं तटीय मैदान, ईस्टर्न हाईलैंड एंड कोस्टल प्लेन। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, हालांकि मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा, पर मुझसे थोड़ा ज़्यादा उम्र के, थोड़ा मतलब ठीक ठाक ज़्यादा उम्र के एक शिक्षक हैं, इसी कोचिंग जगत में ज्योग्राफी ही पढ़ाते हैं। बस ऐसे ही बैठकर चर्चा होने लगी, क्या सर चल रहा है क्लास में, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ कुछ विषय बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसी विषय बिंदु के साथ मैंने कहा कि जीएस ऑनलाइन क्लास में इस समय पर मैपिंग पढ़ा रहे हैं। हाँ सर वही ना, मैपिंग, मैपिंग मतलब वही देश दुनिया में कौन कौन से देश हैं, कहाँ अवस्थित है, किसकी सीमाएं किससे लगती हैं, कौन सा देश किससे साझा करता है सीमाएं, यही सब पढ़ाते होंगे ना। मैं मुस्कुरा दिया और नहीं जवाब दिया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे, फिर उसके बाद फिर बोले सर आपने उस विषय का बिंदु का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब कुछ और बात है क्या? मैंने बोला नहीं नहीं सर, आप जो भी सोच रहे हैं बेहतर ही सोच रहे होंगे, आपका विचार तो निश्चित रूप से उम्रगत रूप से दिया जाए तो मुझसे ज़्यादा प्रबुद्ध हो ही सकता है। फिर उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि उम्रगत सर ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। फिर बोले तो सर कुछ और, मैपिंग का मतलब कुछ और होता है क्या? तो फिर मैंने बहुत प्यार से सुना, पूछा उनसे, सर आप मुझे बताइएगा ज्योग्राफी के सिलेबस में आज तक कहीं मैपिंग नाम की चीज़ ऑप्शनल को छोड़ दिया जाए तो कहीं आज तक आपको नजर आई? बोले नो। मैंने बोला दूसरी बात, ये जो मैपिंग का क्वेश्चन कि इसकी देश की इसकी कितने देशों के साथ साझाई करता है सीमा, ये कब से प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा या मेंस में नहीं पूछा? बोले कि पिछले 10 सालों 12 सालों में तो नहीं पूछा सर। तो बोला तो फिर मैं क्यों मैपिंग पढ़ाऊंगा? तो बोले तो फिर मैपिंग का क्या मतलब है सर? तो मैंने कहा मैंने ये तो नहीं बताना सर, बस आप एक काम करिए कि आप मेरे से उम्र में काफ़ी उम्र दराज है, लेकिन एक दिन की आप मेरी क्लास देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा मैपिंग है क्या। मैपिंग मैपिंग नहीं होती, बेसिकली वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। तो रीजनल ज्योग्राफी इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इसमें फिजियोग्राफी भी बताते हैं और इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं। तो बेटा बहुत अच्छे से पढ़ो, सच कहता हूँ आपको बहुत यूनिक चीज़ दे रहा हूँ, बहुत यूनिक चीज़ दे रहा हूँ। हाँ और भी दे सकता था, लेकिन पता नहीं बच्चों का लगातार लगातार कंप्लेन नहीं था, बच्चों का लगातार एक मेल था संस्था के पास कि थोड़ा सा सरगति पकड़ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि मैं इसे सकारात्मक ही लिया, सकारात्मक ही लिया, अन्यथा थोड़ा और भी कुछ देना था, थोड़ा कुछ और भी देना था, और भी देते तो निश्चित रूप से कहते हैं ना कि जितना गुड़ डाला जाए उतना ही मीठा होगा। तो ये तो होता है। तो हम लोग सबसे पहले आज यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब जितने लोगों के पास एटलस है तो आप नॉर्थ अमेरिका के एटलस में आ जाइए या यूएसए के एटलस में आ जाइए। आज हम अपने पुराने स्टूडियो में है जहाँ पर मेरे पास पुराने मेरे एटलस रखे हुए हैं, तो चलो मैं भी आपके सामने आ जाता हूँ दिस वन। अगर यूएसए में आएंगे तो कुछ इस तरह से अलग से यूएसए का मैप दिया हुआ है, ऐसा, ठीक है। और एक पेज और पलट कर चले जाएंगे तो आपको एक पेज या दो पेज जो भी, तो आपको पूरा पूरा नॉर्थ अमेरिका ऐसा मिल जाएगा, पूरा नॉर्थ अमेरिका ऐसा मिल जाएगा। ये मैं ब्लैक स्वान दिखा रहा था। ऑक्सफोर्ड को भी दिखाऊंगा तो जहाँ तक ऐसा ही होगा बेटा। यस ऑक्सफोर्ड भी ऐसा, देखो दिस वन ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड भी यूएसए दिया हुआ है दिस वन, ठीक है। इधर देखो ये एमएसओ, मतलब ये सेंट्रल अमेरिका में सब कुछ दिया हुआ है दिस वन। सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज, ये सेंट्रल अमेरिका हो गया। मैंने बताया था कि मेसो अमेरिका में मैक्सिको को भी जोड़ देते हैं, ये वेस्ट इंडीज आइलैंड्स हो गए, सब इन पर इनकी बात हमने की थी। और एक पेज पलट देंगे, पीछे आ जाएंगे मतलब, तो एक दो पेज तो आपको फिर से उत्तर अमेरिका वाला चीज़ मिल जाएगी, है ना, ऐसा। और अब तक तो सबने आपने देख लिया क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग नॉर्थ अमेरिका में ही थे। नॉर्थ अमेरिका में तो हम इधर आएंगे, और जब इधर आएंगे तो आप देखेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा
इधर आइए तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक पर्वत है जिसे आप अपलेशियन माउंटेन कहते हैं, और अपलेशियन की सर्वोच्च चोटी माउंट मिचेल दी हुई होगी। बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा बेटा। हाँ, पानी जरूर दे दीजिए, बस रुकिएगा 1 मिनट। थैंक यू। माउंट मिचेल। मैपिंग भी बहुत अच्छे से करना है, तो उन रीजन को समझना भी है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना है बेटा। अपलेशियन माउंटेन एंड माउंट मिचेल। अपलेशियन से ही लगी हुई एक श्रेणी भी है यहाँ पर जिसका नाम है अलेघनी। तो अपलेशियन से लगा हुआ अलेघनी भी देख लीजिए, अलेघनी माउंटेन्स देख लीजिए, अलेघनी देख लीजिए, अलेघनी। एकदम इत्मीनान से देखिएगा बेटा, मैं कहीं आपको जल्दबाजी में भगाने की कोशिश नहीं करूंगा। इतना देख लिया आपने, अब देखना ध्यान से। यहां से शुरू करोगे अगर आप, कौन सा कलर चूज करूं, थोड़ा दिक्कत होती है ऐसे कलर में, पर कोई बात नहीं। यहां से अगर आप चूज करोगे तो यहां से लेकर ये पूरा का पूरा कोस्टल प्लेन है, ये कोस्टल प्लेन। हालांकि इसे आप मिसिसिपी द्रोणी में भी दिखा सकते हो, मिसिसिपी द्रोणी में, पर इतना तो एटलीस्ट आप दिखा ही सकते हो, ये फ्लोरिडा पेनिनसुला तक के कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। अब जितना जितना बता रहा हूं बेटा, करते जाना, सब कुछ मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि ना मिले। आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रायद्वीप निकला है, छोटा सा पुच्छू निकला हुआ है, इसकी पुच्छी निकली हुई है, या अपेंडिक्स जो निकला हुआ है इसका, ये अपेंडिक्स नुमा जो भाग निकला है यहाँ पर, बेसिकली इसे कहते हैं फ्लोरिडा पेनिनसुला। ये पूछिए, फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा। देख लिया आपने, फ्लोरिडा। अब फ्लोरिडा में एक नगर है, जब नगर देखना होगा तो किसमें जाएंगे आप, पॉलिटिकल मैप में जाएंगे। तो फ्लोरिडा में एक नगर है जिसको देखिएगा आप, मियामी लिखा होगा, मियामी लिखा होगा, मियामी, मिल गया, मियामी। अब देखो ये पूरा का पूरा पूर्वी तटीय मैदान है, ये अपलेशियन पर्वत। अब इसे मैं मिटा देता हूं ताकि आपको फिर दिखे, मैं इसे मिटाता हुआ दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखिए अपलेशियन माउंटेन आपने देखा, ये अपलेशियन, अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल देखा, यहां पर आपने अलेघनी माउंटेन देखा, और पूर्वी तट के सहारे ये पूर्व का तट देखोगे आप। और जब बोलने वाला हूं तो बहुत ध्यान से सुनना। यहां पे दोस्तों इस हिस्से में फिर से सुनना, इस हिस्से में जिसे आप देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक, दुनिया के बृहत्तम नगरों की अवस्थिति है। इस हिस्से में पूर्वी तट, बात बोलते हुए समझाऊंगा, दुनिया के बृहत्तम नगरों की अवस्थिति है। इन नगरों के तटीय मैदान में अटलांटिक तट के साथ साथ लगे हुए ये नगर है, जिसे आमतौर पर बोवास रीजन कहा जाता है। एक साथ मिलाकर बोवास रीजन कहते हैं। आप पूछोगे सर ये बोवास रीजन क्या है? उत्तर में बोस्टन से लेकर दक्षिण में वॉशिंगटन तक, फिर से बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, उत्तर में बोस्टन से लेकर दक्षिण मध्य के वॉशिंगटन तक। जैसे बोस्टन देखा आपने, न्यूयॉर्क देखा आपने, फिलाडेल्फिया देखा आपने, बाल्टीमोर देखा आपने, रोड आइलैंड देखा आपने, समझ रहे हैं, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन एसी देखा आपने, यहाँ डीसी देखा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया मतलब डीसी देखा। तो यहां लगातार एक नगर खत्म नहीं होगा, दूसरा नगर शुरू होगा, दूसरा नगर खत्म नहीं होगा, तीसरा नगर शुरू होगा, तीसरा खत्म नहीं होगा, चौथा शुरू हो जाएगा। कब एक नगर खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से सरकार को पता है कहां पे कौन सा नगर खत्म हो रहा है, कहां से कौन सा शुरू हो रहा है, पर आपको नहीं पता चलेगा। आपको लगातार नगर 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 ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों ये जब नगर एक साथ मिलकर एक वृहद नगर बनाते हैं, तो इसके लिए पैट्रिक गैडिस महोदय ने एक संकल्पना दी थी, नाम याद रखना, पैट्रिक गैडिस ने। कोनुर्बेशन, कॉन्टिन्यूअस अर्बनाइजेशन को कहते हैं संक्षेप में कोनुर्बेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं सन्नगर, मतलब सतत रूप से नगरों का प्राप्त होना, सन्नगर कहलाता है। ये सन्नगर की संकल्पना यहां से उभरी थी। सतत नगर, लगातार नगर, नगर के बाद नगर, नगर के बाद नगर। अगर दो नगर जुड़े होते तो उनको ट्विन सिटी कहते हैं, जुड़वा नगर कहते हैं। केवल दो नगर जुड़े हो तो जुड़वा सिटी कहते हैं। कई नगर जुड़े हैं आपस में, उनको कॉस्मोपॉलिटन सिटीज कहा जाता है। मेट्रोपॉलिटन नहीं कहोगे, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज कहोगे। बेसिकली वो अपने आप में कोनुर्बेशन का एग्जांपल, जैसे दिल्ली फरीदाबाद से जुड़ा, दिल्ली नोएडा से जुड़ा, दिल्ली गुड़गांव से जुड़ा, दिल्ली गाजियाबाद से जुड़ा, लगातार नगर ही नगर। पता नहीं चले कब गाजियाबाद से आप नोएडा पहुंच गए, कब नोएडा से फरीदाबाद पहुंच गए, कब फरीदाबाद से आप गुड़गांव पहुंच गए, कब गुड़गांव से आप दिल्ली पहुंच गए, पता नहीं चलेगा आपको। पूरा नगर ही नगर प्राप्त होगा। तो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज कहलाते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों जो कॉस्मोपॉलिटन रीजन है, दुनिया का सबसे बड़ा जो कोनुर्बेशन है, वो बोवास रीजन है। वॉशिंगटन से, बोस्टन से लेकर वॉशिंगटन तक जो फैला हुआ। कहां से कहां तक फैला हुआ, फिर से बोलना चाहूंगा, बोस्टन से लेकर कहां तक फैला हुआ बेटा, वॉशिंगटन तक फैला हुआ। बहुत अद्भुत चीज, बहुत अद्भुत चीज, ध्यान से। अब क्यों, देखो यहां पर अगर औद्योगिक विकास देखें तो शुरुआती दौर पर यहां पर औद्योगिक विकास कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के रूप में हुआ था। लेकिन समय, पूरी क्लास आज सुनते रहना, सुनोगे नहीं तो चीजें सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितनी बातें सुना रहा हूं उतना लिखा नहीं सकता, उतना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब यहां पर ब्रिटिशर्स आए दोस्तों, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो औद्योगिक क्रांति पर वस्त्रों का महत्व बढ़ा और वस्त्र आधारित क्रांति की शुरुआत थी। वस्त्र आधारित इस क्रांति में ध्यान से समझना, इस पूरे रीजन में जो बोस्टन से लेकर वॉशिंगटन और के आसपास तक का क्षेत्र था, प्रचुर मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए। अब सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए तो आयात एवं निर्यात की व्यवस्था होगी। तो आयात एवं निर्यात की व्यवस्था के लिए यहां पर बंदरगाहों की स्थापना हुई, और बंदरगाहों के लिए आयात निर्यात जहाजों के माध्यम से होगा, तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज का विकास हुआ।
शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण उद्योग हुआ। जहाज निर्माण उद्योग हुआ तो मशीनों की आवश्यकता हुई, तो यहां पर हैवी एवं लाइट मशीनरी फॉर्मेशन होने लगा। धीरे धीरे दोस्तों इसके आसपास एक रीजन है, मैं आपको दिखाऊंगा, पेंसिल्वानिया। कौन सा रीजन है? पेंसिल्वानिया है। पेंसिल्वानिया के आसपास दुनिया का पहली बार पेट्रोलियम खोदा गया। देखो बड़ी गजब की बात है, यहीं पर दो चीजें, एक पिट्सबर्ग है जहां से उत्तम गुणवत्ता का कोयला मिला, और पेंसिल्वानिया से मिल गया दोस्तों पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम प्राप्त हुआ तो यहां पर पेट्रो रसायन उद्योग का भी जबरदस्त विकास हो गया। कैसे बोले? किसका विकास हो गया? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का विकास हो गया। ध्यान रखना सभी चीजें, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, लाइट एंड हैवी मशीनरीज इंडस्ट्रीज, इन सब का विकास हुआ। और इन तमाम सेवाओं के लिए यह दुनिया भर में आयात निर्यात के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन रीजन। देखो धीरे धीरे दोस्तों इतनी इनकी डेंसिटी बढ़ती गई, और बढ़ती डेंसिटी के साथ नगर वैसे भी तमाम आत्यंतिक समस्याओं के केंद्र बनते जा रहे हैं। न केवल भारत में, दुनिया भर में नगरीय समस्याएं देखने को मिलती है। तो नगरीय समस्याओं में से जो प्रदूषण की समस्या थी उससे मुक्ति दिलाने के लिए बेसिकली धीरे धीरे यहाँ का कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री अब शिफ्ट करने लगा, दक्षिण की ओर शिफ्ट करने लगा। तो ये बोवास रीजन से दक्षिण की ओर शिफ्ट किया, मतलब जहां फ्लोरिडा आपको दिख रहा है ना, इस फ्लोरिडा रीजन की ओर शिफ्ट करा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तो जमीन नहीं है, जमीन है तो बहुत महंगी है। अगर ये सब चीजें हैं तो औद्योगिक प्रदूषण फैलता है, तो सरकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, इन सब से चीजों से बचने के लिए क्या किया सरकार, क्या किया उद्योगपतियों ने, कि दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गए, शिफ्ट हो गए। तो अब ये कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है तो पूर्वी तट में ही ज्यादा विकसित, लेकिन अब दक्षिणी पूर्वी तट में है। पहले उत्तरी पूर्वी तट में हुआ करता था, अब दक्षिणी पूर्वी तट में इसका विकास हुआ है। तो इस तरह से दिखाई देती है। और अब इसकी बात आती है अपलेशियन पर्वत की। बेटा तो अपलेशियन पर्वत एक हर्षियन कालखंड का वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी विशेषता दोस्तों अभी और कुछ बची कि नहीं बची, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब सागरीय पवनें इधर की ओर जाती हैं तो इसको रोक लेता है, और सागरीय पवनें इसके इसके ढाल क्षेत्रों में अच्छी ताबड़तोड़ वर्षा करती हैं, और उस वर्षा के पानी को रोक रोक कर जलप्रपातों का निर्माण किया है। और वैसे भी कई नेचुरल वाटरफॉल पाए जाते हैं। तो नेचुरल वाटरफॉल एंड आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाए जाने या पाए जाने के क्रम में ही इसे, मेन चीज आप नेचुरल याद रखेंगे, इसे द ग्रेट फॉल लाइन ऑफ अमेरिका कहते हैं, अमेरिका की महान प्रपात रेखा कहते हैं। और इस ग्रेट फॉल लाइन में लगा दिया हर जगह टरबाइन, टरबाइन पैदा करने लगा विद्युत आर्मेचर से जोड़ो। तो दोस्तों ये जल विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। वैसे भी आपको बता दूं, पूरा उत्तर अमेरिका अपने कुल विद्युत उत्पादन में 1/4 विद्युत हाइड्रल पावर से प्रोड्यूस करता है, और उसमें से सबसे बड़ी भूमिका अपलेशियन रीजन की, अपलेशियन फॉल रीजन की है। मतलब अपलेशियन जलप्रपातों से विद्युत का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन यहाँ पे दोस्तों होता है, यहां से होता है। तो इसकी अपनी ये महत्ता है। तो इसके विकास के पीछे की वजह भी यही थी। पेंसिल्वानिया में पेट्रोलियम मिल गया, पिट्सबर्ग में कोयला मिल गया, तो यहां से मिल गई तापीय विद्युत, अपलेशियन क्षेत्र से जल विद्युत मिल गई, अटलांटिक महासागर का महासागरीय आयात निर्यात की सेवा मिल गई। अटलांटिक महासागर बेसिकली इसके लिए प्रतिरोधक नहीं है, बैरियर नहीं है, बल्कि फैसिलिटेटर है। यूरोप के बाजार से जुड़ गया, अफ्रीका के बाजार से जुड़ गया, एशिया के बाजार से जुड़ गया, यहाँ ये बाजार से जुड़ता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कोनुर्बेशन विकसित हुआ, सन्नगर विकसित हुआ, जिसे आप बोवास रीजन के नाम से जानते हैं। बस बेटा इसके बारे में भी इतनी ही बात। तो चलो अब शुरू करते हैं एक एक करके, ऐसे ही एक एक खंडों के बारे में। तो आपने लिखा है, हेडिंग दिया है पूर्वी उच्च भूमि एवं तटीय मैदान। तो लिखेंगे डैश देकर, लिखिए यहाँ हर्षियन कालखंड की वलित श्रेणी, हर्षियन कालखंड की वलित श्रेणी अपलेशियन एवं इसके जुड़वा ट्विन माउंटेन, जुड़वा पर्वत के रूप में अलेघनी की अवस्थिति है। अपलेशियन साथ में अलेघनी है, अलेघनी की अवस्थिति है। पूर्ण विराम लिखो, माउंट मिचेल अपलेशियन की सर्वोच्च चोटी है, अपलेशियन की सर्वोच्च चोटी है। पूर्ण विराम फिर लिखेंगे, यह श्रेणी उत्तर अमेरिका की महान प्रपात रेखा, उत्तर अमेरिका की महान प्रपात रेखा कहलाती है, जिसके ढाल क्षेत्रों से अमेरिका की सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन होता है, सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन होता है, पूर्ण विराम। किसका उत्पादन? जल विद्युत का उत्पादन होता है, पूर्ण विराम फिर लिखेंगे। इस श्रेणी के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित पेंसिल्वानिया दुनिया का पहला पेट्रोलियम उत्पादक है, पूर्ण विराम लगाकर। तथा पिट्सबर्ग से उत्तम गुणवत्ता का कोयला उत्पादित किया जाता है, महत्ता देखो इस श्रेणी की, जल विद्युत उत्पादन कर रही है, पेट्रोलियम उत्पादन कर रही है, कोयला उत्पादन कर रही है, पूर्ण विराम फिर लिखेंगे। साथ ही दक्षिणी भाग में अवस्थित
अटलांटा बर्मिंघम पेटी, अटलांटा बर्मिंघम पेटी, अटलांटा बर्मिंघम पेटी से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, पूर्ण विराम। इसीलिए इसीलिए पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक औद्योगिकृत है, पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक औद्योगिकृत है। पूर्ण विराम लगाकर आप पैरा चेंज करो, पैरा चेंज करते हैं क्या लिखेंगे? अटलांटिक महासागर से संलग्न, अटलांटिक महासागर से संलग्न अमेरिका का पूर्वी तट, अमेरिका का पूर्वी तट सागरीय तरंगों एवं नदियों के निक्षेपण से निर्मित है, सागरीय तरंगों एवं नदियों के निक्षेपण से निर्मित है, जहां 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 मतलब जहां की जगह लिखते जिससे जिससे उत्तम गुणवत्ता की कपास, उत्तम गुणवत्ता की कपास उत्पादित की जाती है। अब देखो, कपास की गुणवत्ता दोस्तों देखना सुनना है, लिखना नहीं। कपास की गुणवत्ता दो बातों पर निर्भर करती है। एक कपास के तंतुओं की लंबाई कितनी है, एक कपास के तंतु चिकने कितने हैं और पतले कितने हैं। अफ्रीका की नील नदी घाटी में दुनिया के सबसे लंबे, लगभग 9 सेंटीमीटर लंबाई तक के प्राप्त होते हैं, सबसे लंबे कॉटन स्टेपल प्राप्त होते हैं, कपास के तंतु प्राप्त होते हैं। वो उस संदर्भ में गुणवत्ता से पर पतले नहीं है, चिकने नहीं है, उनसे बहुत अच्छा गुणवत्ता का वस्त्र नहीं बनता, कपास बड़ा है। अटलांटिक महासागर तट के इस भाग में कपास तंतु की लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर की है, पर यह इतना महीन, पतला और इतना चिकना कॉटन स्टेपल है यहाँ का कि दोस्तों इसकी गुणवत्ता बहुत अधिक है, इससे निर्मित वस्त्रों की मांग बहुत ज्यादा रहती है। ये इस संदर्भ में अच्छा है। अब भारत के संदर्भ में आप बोलोगे सर क्या है? भारत में लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबाई वाला कॉटन स्टेपल प्रोड्यूस किया जाता है, तो लंबाई भी छोटी है और बहुत अच्छी गुणवत्ता भी नहीं। इससे अगर कंपैरिजन करें तो इसकी तुलना में ना तो उतना पतला है ना ही उतना चिकना है। तो भारत का कपास बहुत अच्छा नहीं है बेटा, बट यहाँ का कपास बहुत अच्छी गुणवत्ता का है, तो उत्तम गुणवत्ता का कपास उत्पादित किया जाता था, पूर्ण विराम। इसीलिए अब लिखेंगे लिखेंगे इसीलिए इस तट में आरंभ में इस तट में आरंभ में सूती वस्त्र उद्योगों का की स्थापना, आरंभ में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना स्थापना की गई थी पूर्ण विराम लगाकर बोस्टन बोस्टन सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक था। बोस्टन सबसे बड़ा उत्पादक था, पूर्ण विराम लगा, लिखो। समीपी क्षेत्र में उपलब्ध जल विद्युत, तापीय विद्युत, समीपी भाग में उपलब्ध जल विद्युत, तापीय विद्युत के साथ अटलांटिक महासागरीय व्यापार आदि के कारण यहां बोस्टन से लेकर वाशिंगटन तक सतत औद्योगिक नगरों की प्राप्ति होती है। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, तो सतत औद्योगिक नगरों की प्राप्ति होती है, जिसे सन्नगर या कोनुर्बेशन कहा जाता है, पूर्ण विराम लगाकर यह दुनिया का सबसे बड़ा सन्नगर है, जिसे कॉस्मोपॉलिटन अर्बन रीजन भी कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन अर्बन रीजन भी कहते हैं, पूर्ण विराम। कॉस्मोपॉलिटन अर्बन रीजन भी कहते हैं, पूर्ण विराम। बात यहां पर इतने में समाप्त होती है। फिर आप पैरा चेंज करो, लिखो नगरीय समस्याओं, ब्रैकेट देंगे प्रदूषण एवं भूमि की कमी। नगरीय समस्याओं, ब्रैकेट क्या लिखेंगे? प्रदूषण एवं भूमि की कमी के कारण इस क्षेत्र का सूती वस्त्र उद्योग एवं कपास उत्पादन भी लिख सकते हो। सूती वस्त्र उद्योग एवं कपास उत्पादन धीरे धीरे दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रहा है, पूर्ण विराम लगाएं। इसी पर हम लिखेंगे फ्लोरिडा प्रायद्वीप एवं यहां अवस्थित नगर मियामी
फ्लोरिडा प्रायद्वीप एवं यहाँ अवस्थित नगर मियामी पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध हैं, पूर्ण विराम लगाएं। लेकिन यहाँ अवस्थित कैनेडी स्पेस सेंटर, यहाँ अवस्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण किया जाता है, से अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण किया जाता है। पूर्ण विराम, बात समाप्त, बात समाप्त। इतनी ही बात दोस्तों, ठीक है। अब आप तीसरे बिंदु पर आएंगे और तीसरे बिंदु पर दिस वन, ये तीसरा बिंदु है, उसको लिखेंगे सेंट्रल लोलैंड, मध्यवर्ती निम्न भूमि, या सेंट्रल प्लेन लिखेंगे, मध्यवर्ती मैदान, सेंट्रल प्लेन, मध्यवर्ती मैदान एवं ग्रेट प्लेन, वृहद मैदान। ग्रेट का मतलब महान नहीं, वृहद, ठीक है, समझ गए? ओके, अब ध्यान से सुनना। उत्तर अमेरिका की यहां एक सबसे बड़ी नदी है बेटा, बहुत ध्यान से, इसे आप देखो यहां पर, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। दिस वन, उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ये मिसिसिपी थी, इसकी सहायिका मिसौरी है, इसकी सहायिका यहां अरकानसास है, इसकी सहायिका यहां पर ओहियो है। यहां पर ये वाली जो नदी है, ये है इसकी सहायिका टेनेसी, टेनेसी नदी है। संयुक्त रूप से ये सारी की सारी नदी कहलाती है मिसिसिपी। ये नदी क्या कहलाती है? उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी नदी है। मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायिका मिसौरी है बेटा, सबसे बड़ी सहायिका मिसौरी है मिसिसिपी की। अब ध्यान से समझना, ये जो मिसिसिपी बेसिन है, और मिसिसिपी बेसिन के पश्चिम में ये वाला भाग है, दिस वन, ये है आपका ग्रेट प्लेन ऑफ अमेरिका, दिस वन ग्रेट प्लेन्स है। और जो ये वाला हिस्सा है, फिर से ये वाला जो हिस्सा है, दिस वन, यहां से लेकर ये वाला हिस्सा है, ये बीच का रेड के अंदर का, ये प्रेयरी रीजन है, ये प्रेयरी ग्रास लैंड है। ये तो ग्रेट बेसिन हो गया, ग्रेट प्लेन हो गया, और ये प्रेयरी घास मैदान है। सेंट्रल लोलैंड बेसिकली दो भागों में बटा है, सेंट्रल प्लेन दो भागों में बटा है, एक ग्रेट प्लेन में बटा है और दूसरा प्रेयरी ग्रास लैंड में बटा है। ग्रेट प्लेन में और प्रेयरी ग्रास लैंड में। अब यहाँ के नगरों वगैरह का नाम याद नहीं करना है, यहाँ के नगरों का याद नहीं, यही बेसिकली अंत में यहां जाकर ये गल्फ तट कहलाता है, ये तटीय मैदान ही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। आपको कल की कक्षा में मैंने बताया था कि ये जो नदी है रियो ग्रांडी, ये यूएसए और मैक्सिको के बीच की प्राकृतिक विभाजक है। तो रियो ग्रांडी से लेकर ये जो फ्लोरिडा के बीच का तटीय मैदान है, ये कहलाता है गल्फ कोस्ट। इसे किस नाम से हम जानते हैं? गल्फ कोस्ट कहते हैं। ये गल्फ कोस्ट है बेटा, ये यहाँ पर गल्फ कोस्ट है, गल्फ कोस्ट है। इसकी अपनी अलग विशेषता है, अपनी अलग विशेषता है, समझ गए मेरी बात की नहीं? ओके, इस गल्फ कोस्ट में मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा है, दुनिया का एकमात्र ऐसा डेल्टा है जो कि पक्षियों के पंजों के आकार का, ऐसा पक्षियों के पंजे का आकार का, जिसको बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं, पक्षी पंजाकार या पक्षी पादपाकार डेल्टा कहते हैं, पंजे का। वहीं पे न्यू ऑर्लियांस नामक नगर अवस्थित है, न्यू ऑर्लियांस नामक नगर अवस्थित है। और इसके बगल में है टेक्सास प्रांत, उत्तर अमेरिका यूएसए का टेक्सास प्रांत, जहां ह्यूस्टन है, ऑस्टिन है, बड़े गजब गजब के नगर है, जहां पर ह्यूस्टन एवं ऑस्टिन जैसे नगर हैं, सेंटा फी जैसे नगर हैं, जहां बेसिकली दोस्तों प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम का भंडार है। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार ह्यूस्टन एवं ऑस्टिन में, टेक्सास प्रांत में अवस्थित है। तो हमें इसी केंद्रीय निम्न भूमि की बात करनी है, सेंट्रल लोलैंड की बात करनी है, ठीक है, इसकी बात करनी है इसकी। तो सभी के सभी लोग लिखो, प्रियंबद और बाकी बच्चों ने लिखा है कि मंडे को क्लास नहीं हुई थी बेटा, मंडे छुट्टी थी, ईद पर्व की वजह से मंडे छुट्टी थी, मंडे क्लास नहीं हुई थी। बट पीछे के एक आध क्लास अपलोड नहीं हुई है, उसके लिए मैंने संस्था से बोल भी दिया है अपनी तरफ से। और बेटा आपके मैसेज को अगर नहीं देख रहे हैं तो मैं, जो लोग अभी मेरा कंटेंट टीम ध्यान से सुनिए, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि आप सुन ही रहे होते तब तो लिखते हैं, बच्चों को जो भी क्लास अपलोड नहीं मिली है प्लीज इसे चेक करिए और बच्चों को उपलब्ध कराइए। अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो बच्चों को परेशानी आना ठीक नहीं है। फिर से मेरी बात कंटेंट टीम, आप मेरी यहाँ से आवाज़ के माध्यम से सुनिए कि इस वजह से बच्चोों को जो दिक्कत हो रही है उसका समाधान तुरंत तुरंत करिए, ठीक बात नहीं है, है ना? ऐसा करिए। ओके, तो शुरू करें सेंट्रल लोलैंड में, केंद्रीय निम्न भूमि या केंद्रीय मैदान में। बस देखकर लिखो, यह दो भागों में विभाजित है, यह दो भागों में विभाजित है। अब बच्चे बोल रहे सर हो रहा है अपलोडेड, डेली का अपलोडेड सर, एक भी दिन क्लास मिस नहीं है। अब मैं कैसे बोलूँ बेटा? अब आप ही लोग आपस में देखो, लेक्चर अपलोड होना चाहिए, क्लास नोट्स तो एक भी दिन का नहीं देना चाहिए। क्लास नोट्स ये दे रहे हैं इनकी गलती, मेरी पूछो तो मैं तो सबको आपको कान खींच खींच कर दो दो झापड़ लगाऊं, क्लास नोट्स चाहिए, कोई क्लास नोट्स नहीं मिलेगा। जान देकर टीचर पढ़ाता है इसलिए नहीं कि क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाए, पर हो गया, संस्था का अपना प्रावधान है तो कराते हैं। तो आ जाओ यहाँ पर, किसके बारे में लिखेंगे? ये दो भागों में विभाजित है। सबसे पहले ग्रेट प्लेन्स के बारे में लिखेंगे। लिखो, यह रॉकी के पूर्वी गिरिपाद में अवस्थित, यह रॉकी के पूर्वी गिरिपाद में अवस्थित गिरिपादीय पठार है,
अवस्थित गिरिपादीय पठार है। गिरिपादीय पठार, गिरि का मतलब पर्वत, पाद का मतलब चरण मतलब पैर, पर्वत के पैर के पास का पठार है। लेकिन दीर्घकालिक अपर्दन की वजह से यह मैदान तुल्य है। दीर्घकालिक अपर्दन की वजह से यह मैदान तुल्य है। पूर्ण विराम लगाएं। देखो, यहां रहने वाले अमेरिकी मूल निवासियों ने, यहां रहने वाले अमेरिकी मूल निवासियों ने यहां रहने वाले अमेरिकी मूल निवासियों ने व्हाट, क्या दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में पशुचारण का कार्य किया, जिससे इस मैदान का सघन निर्वनीकरण हुआ है। इस मैदान का सघन निर्वनीकरण हुआ है। लिखो पूर्ण विराम पुनः, गेहूं, जौ, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, जौ, मक्का, सोयाबीन एवं शाक सब्जियों के उत्पादन के कारण भी यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को नष्ट कर दिया गया है। प्राकृतिक वनस्पतियों को नष्ट कर दिया गया है। इसलिए इस मैदान की पर्यावरणीय दृष्टि से क्षति हुई है। जहां फसलों के कटने के उपरांत चलने वाली धूल भरी आंधियां डस्ट बाउल एविल कहलाती हैं। एविल या डेविल, डस्ट बाउल मतलब धूल का कटोरा, डस्ट बाउल एविल कहलाती हैं। पूर्ण विराम। अब दूसरे बिंदु में आओ। लिखो प्रेयरी घास मैदान। डैश देकर लिखो, यह मैदान लगभग 100 सेंटीमीटर सालों भर वर्षा प्राप्त करता है। यह मैदान लगभग 100 सेंटीमीटर सालों भर, 80 से 100 करके तो और अच्छा शब्द होता, पर कोई बात नहीं है, सालों भर वर्षा प्राप्त करता है। जहां शीतोष्ण घास प्रेयरी एवं मिट्टी चेरनोजम का विकास हुआ है। मिट्टी चेरनोजम है, घास प्रेयरी है। पूर्ण विराम लगाओ। मृदा की उर्वरता की वजह से यह संपूर्ण मैदान विस्तृत खाद्यान्न कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जिसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ब्रेड बास्केट दुनिया में रोटी की टोकरी, जिसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता। पूर्ण विराम लगाएं। मिसिसिपी एवं मिसौरी जैसी नदियों द्वारा अपवहित मतलब जहां नदियां प्रवाहित होती है। आज फिर पूरी क्लास रुक रुक के चल रही है। चेक करो, ऐसा था क्या? क्या हुआ? क्या मैं भी आगे कंटिन्यू करूं? तो मैंने क्या लिखा रहा था मैं कि मिसिसिपी, वहीं से बोल रहा हूं बेटा, मिसिसिपी एवं मिसौरी जैसी नदियों द्वारा अपवहित यह मैदान कनाडा के शुरू होता है। यह मैदान कनाडा में बसंतकालीन गेहूं उत्पादन, वही मिसिसिपी एवं मिसौरी के बाद आगे लिखेंगे, द्वारा अपवहित यह मैदान कनाडा में बसंतकालीन गेहूं उत्पादन, जबकि यूएसए में शीतकालीन गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है।
के लिए जाना जाता है। पूर्ण विराम लगा के पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे मिसिसिपी उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। मिसिसिपी उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है जिसकी सहायिकाएं मिसौरी, अराकनसास, ओहियो, मिसौरी, अराकनसास, ओहियो, टेनेसी एवं रेड आईडी, टेनेसी एवं रेड आदि हैं। पूर्ण विराम लगाएं। टेनेसी नदी घाटी में बांधों का निर्माण कर टेनेसी नदी घाटी में बांधों का निर्माण कर दुनिया की पहली बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई थी। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे मिसिसिपी न्यू ऑरलियांस शहर के समीप मैक्सिको खाड़ी में जल विसर्जित कर पक्षी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। पक्षी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। पूर्ण विराम। इस घाटी क्षेत्र में टॉर्नेडो से छोटे कई चक्रवात विकसित होते हैं जिन्हें आर्द्रता मैक्सिको खाड़ी से प्राप्त होती है। पूर्ण विराम लगाकर इन चक्रवातों को ही ट्विस्टर कहा जाता है। इसी साल अभी यूपीएससी ने पूछा था। इन चक्रवातों को ही ट्विस्टर कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार इनकी प्रभाविता बढ़ती जा रही है बेटा। ट्विस्टर कहा जाता है। पूर्ण विराम। फिर पैरा चेंज करो। लिखो गल्फ तट लिखेंगे कपास, गन्ना, तंबाकू, चावल। उत्पादन के लिए जाना जाता है। गल्फ तट, ठीक है ना। उत्पादन के लिए जाना जाता है जहां टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन एवं ऑस्टिन नगर के समीप उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा पेट्रोलियम संचय किया गया है। उत्तर अमेरिका में सबसे बड़ा संचय किया गया है। उत्तर अमेरिका का ह्यूस्टन एवं ऑस्टिन के पास स्टोर किया जाता है बेसिकली यहाँ पर पेट्रोलियम का संचय किया गया है। पूर्ण विराम। लिखो यहाँ रियो ग्रांडी नदी द्रोणी, रियो ग्रांडी नदी द्रोणी यूएसए एवं मैक्सिको के मध्य प्राकृतिक विभाजक है। पूर्ण विराम। जो तीसरा वाली बात भी लिखा था हमने वो यहाँ पर समाप्त हुआ। ओके, अब हम चौथे भाग पर चलते हैं। चौथा भाग देखो कौन सा है बेटा, इसे देखो बोर्ड की ओर। ये वाला जो हिस्सा है आप यहाँ देखो, ये जो लेक सुपीरियर है, लेक ह्यूरॉन है, लेक मिशिगन है, लेक ईरी है, लेक ओंटारियो है। ये 5 झीलें हैं बेटा, बहुत अच्छे से सुनना ध्यान से। 5 झीलें। इन 5 झीलों में आप सबसे बड़ी विशेषता जानना, ये दुनिया सामूहिक रूप से अगर पांचों को मिला दें तो ये दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार है। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलें हैं, ऐसा कहूं तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलें। और ये सभी आपस में नदियों के माध्यम से या नहरों के माध्यम से जुड़ी है। जैसे इरी एवं ओंटारियो के बीच में वैलेंट कैनाल है, सुपीरियर एवं ह्यूरॉन के बीच में सू कैनाल है, ह्यूरॉन एवं मिशिगन नदी के माध्यम से जुड़े हैं। फिर ये ओंटारियो सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जुड़ी हुई है। तो ये ऐसा कुछ करके पूरा खाड़ी से पहुंच जाती है, जुड़ती है। बहुत गजब की बात बताने जा रहा हूं, बस सुनते जाना ध्यान से।
दोस्तों अब इतने दिन बाद दोस्तों कई बच्चे हैं सर हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, उल्लू बनाओ सर, गधा बनाओ, हमें ये सब जो लिखते रहते हैं ना, अब मैं उनके कमेंट्स को ध्यान ही नहीं देता, बॉदर ही नहीं करता। सर स्पीड में बोलो सर, कम बोलो सर, धीरे बोलो सर, बहुत ज़्यादा हो गया सर। अब उनको उनको मैं यही मानता हूँ कि वो सब उसी टाइप के बच्चे जो बोलते हैं कि मैं इस टाइप के ये टाइप आते हैं। यार इतने दिन से पढ़ते हो गया, ना तो आज तक आपकी स्पीड ठीक हुई, ना तो आपकी हिंदी ठीक हुई, ना तो आपकी अंग्रेजी ठीक हुई, ना तो आपको उर्दू ठीक हुई, ना पढ़ने का सलीका, ना बात करने का तरीका, कुछ नहीं आया। तो तुम्हें मैं ब्रह्म पैदा हो ही नहीं गया, को सुधार दूंगा बेटा। अगर बस वही मान लेते हैं कि अब मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले विरंचसम, वही वाली बात आ जाती। तो अब बेटा मैं फिक्र ही नहीं करता तुम्हारी। शुरुआती दौर पे बहुत फिक्र किया, और ना केवल फिक्र करता हूँ, फिक्र कर करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाई रहता हूँ कि यार बच्चों को और कैसे पढ़ा दूं। पर मैं जान चुका हूँ कि कुछ ऐसे चिकने घड़े होते हैं, इतने चिकने घड़े होते हैं कि पानी की एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती। अब मैं क्या करूं, मेरे बस का नहीं बेटा पढ़ाना। और मैं सच बोलता हूं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं बेहद असक्षम हूं तुम्हें पढ़ा पाने में। तुम्हारी योग्यता के समक्ष मैं अपने आप को बड़ा कमजोर शिक्षक मानता हूं बेटा, बड़ा कमजोर शिक्षक। तुमको मुझे इससे ही फर्क नहीं पड़ता बेटा कि तुम लोग मेरे बारे में परसेप्शन क्या बनाते हो। मैं इससे फर्क जरूर बनता है पड़ता कि अपने बारे में क्या परसेप्शन बना रहे हो। मतलब इतना सच बताओ बेटा, इतना बेसिक बेसिक बातों पर इस तरह की जो वाहियात की आपकी बातें है ना, इतना डफर स्टूडेंट मैंने कभी नहीं देखा। यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट में चंद शब्द अंग्रेजी के बोल दो तो मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। ये आप अपने आप पर वर्क करो या ना करो, अब मेरी जिम्मेदारी बेटा खत्म हो गई। मतलब ज्यादातर बैच, कुछ एक बैच जो मेरे साथ अभी चल रहे हैं उनमें इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, ज्यादातर बैच में पूरी ज्योग्राफी समाप्त हो गई, सारा एनवायरमेंट समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया बेटा। पर फिर भी आज यही समस्या आपकी बनी हुई है। कोई क्या कर सकता है, ईश्वर नहीं ठीक कर सकता बेटा आपको, क्योंकि मैं जान चुका हूं आप अपने आप को ठीक करने नहीं चाहते। आपको लगता ही नहीं कि आप में अपने आप में प्रॉब्लम है। आपने आज तक कभी महसूस ही नहीं किया, किसी ने महसूस कराया नहीं कि आप में कभी प्रॉब्लम है। पता नहीं किसने कहा है कि आप पढ़ो और आप ही आईएएस बनोगे, पक्का बनोगे, ये मैं भी यकीन दिलाता हूं, लेकिन जब पढ़ोगे तब। इन स्थितियों में तो बेटा बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा, ईश्वर जाने। जिंदगी है तो जिंदगी में बहुत कुछ होगा आपका। अब मैं सच बताता हूं, ईश्वर से प्रार्थना और मेरा भी शुभाशीष है कि आप बहुत कुछ करो। जैसे सोने के पहाड़, मुझे शिक्षक मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, सामान्य स्पीड और हर एक की बात को पहले समझा रहे हैं, फिर लिखा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, मैपिंग भी करा रहे हैं, पर ना दिक्कतें हैं। किसी को नोट्स की दिक्कत है, किसी को एनसीईआरटी का दिक्कत है, किसी को ओल्ड की दिक्कत है, किसी को न्यू की दिक्कत। क्लास बस मत पढ़ना, क्लास की बस खुशी नहीं है। चलो आते हैं बेटा यहाँ। तो आपको क्या याद करना, सबसे पहली बात जानना, ये एक लाइन देखो, दिस वन। ये लाइन अगर आप देखोगे तो ये 49 डिग्री नॉर्थ 99, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़े, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनका नुकसान ना हो। पढ़ते हैं हजारों हजारों की संख्या में, हजारों हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ एक है बस, ये तो वैसे ही है कि एक पूरा बाल्टी भर में पानी ले लो और उस पानी में एक बूंद मिट्टी का तेल केरोसिन डाल दो, तो केरोसिन सच्चाई है कि वो एक ही बूंद है पर उसका असर ज्यादा दिखता है। वो ऐसी ही क्लास में बात है, ठीक है, बात केवल ऐसी ही है बेटा। पर मुझे माफ करना, मैं असक्षम हूं, मैं अपनी असक्षमता अब स्वीकार करता हूं। मतलब लाइफ में कभी मुझे नहीं लगा था कि बच्चों को समझाया नहीं जा सकता, पर अब मुझे लगने लगा इन ऑनलाइन कक्षाओं से कि ना, बच्चे को कभी नहीं समझाया जा सकता जब तक वो समझने ना चाहता हो। ओके, आगे आते हैं बेटा। अब कह रहे हो बुरा लगा, सच में बहुत बुरा लगता है आप लोगों के इन कमेंट से। शुरुआती दौर पर लगता था कि बच्चे हैं, बच्चों को दिक्कत होती है। अब आपके कमेंट्स ऐसे लगता है जैसे मेरे वक्ष में भाला चुभा रहे हैं। अब आपके कमेंट्स ऐसे लगने लगे हैं बेटा। और मुझे, मैं चाहूं तो ना देखो कमेंट, लेकिन लास्ट क्लास तक आपके कमेंट्स देखूंगा, ये भी बता दूं। जानना भी तो चाहता हूं। है एक बूंद केरोसिन है, ग्रेट लेक्स, ये 5 झीलों को मिला। आते हैं बेटा यहाँ पर, ये 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन है, उसके साथ साथ ये ग्रेट लेक्स, ये 5 झीलों को मिला करके हम लोग कहते हैं ग्रेट लेक्स। क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स कहते हैं। और फिर ये सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस रिवर है बेटा। तो 49 डिग्री की अक्षांश रेखा, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी, ये सीमा बनाते हैं यूएसए एवं कनाडा का। किसके किसके बीच का, यूएस एवं कनाडा के बीच की सीमा 49 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड लाइंस। सेकंड नंबर पर बेटा ग्रेट लेक्स और थर्ड नंबर पर सेंट लॉरेंस। उत्तर का भाग कनाडा है और दक्षिण का भाग क्या है, इसमें यूएसए है। अब भौगोलिक दृष्टि से आओ, भौगोलिक दृष्टि से आपको बताना चाहूंगा कि दिस वन, ये मैकेंजी नदी आप देख रहे हो ना, मैकेंजी माउंटेन आपने देखा था, रॉकी देखा था, ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा, ये ऐसा, ये वाला हिस्सा बेटा सारा का सारा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सारा का सारा कहलाता है कैनेडियन शील्ड। किस नाम से इसे आप जानते हो, ये कहलाता है बेटा कैनाडियन शील्ड। आपका एटलस गंदा हो रहा तो बहुत खुशी की बात है, गंदा होने दो उसे, आप लाल पीला काला होने दो। समझ गए आप, फिर बोलना आप। यहां पर ये पूरा का पूरा दुनिया के प्राचीनतम शील्ड्स में से एक है। अब ये शील्ड क्या होती है याद करो, पहली कक्षा में ही पढ़ाता हूं कि प्री कैम्ब्रियन कालखंड में पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पर आर्कियोजोइक टाइम पीरियड पर जो वोल्केनिक इरप्शन हुए और इनका मैग्मा का जमाव हुआ, ये मैग्मा के जमाव से जो शुरुआती पठार बने, इन्हीं पठारों को ही हम किस नाम से जानते हैं, शील्ड के नाम से जानते हैं। एक शील्ड ये भी है, ये शील्ड है, ब्राजीलियन शील्ड है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट शील्ड है, ये सब शील्ड के उदाहरण है। फिर से बोलूंगा, इस शील्ड के ठीक मध्य में दिस वन, ये पार्ट, इस शील्ड के ठीक मध्य में ये भूखंड का हिस्सा टूटकर नीचे धंसा, उस नीचे अवतलित हुआ या धंसा, उस नीचे धंसे हुए हिस्से से एक खाड़ी बनी जिसे कहते हैं हडसन की खाड़ी। ये खाड़ी भी मैपिंग करते चलेगा, इसे क्या कहते हैं, हडसन की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी के दक्षिण में ये जो पुच्छी निकली हुई है, ये वाली जो पुच्छी निकली हुई है, इसको कहते हैं जेम्स बी,
हडसन की खाड़ी, इसको कहते हैं जेम्स बे, जो पुच्छी निकली है, ये हडसन की खाड़ी है और फिर कहलाती है जेम्स बे। ठीक है, जेम्स बे। अब आगे बात करते हैं। बेसिकली कनाडियन शील्ड का ये हिस्सा आप ध्यान से देखेंगे, कनाडियन शील्ड का ये हिस्सा लैब्राडोर पेनिनसुला है, ये वाला हिस्सा लैब्राडोर पेनिनसुला है। पर ये जो पठारी क्षेत्र है, ये है बेसिकली लॉरेंशियन शील्ड। लॉरेंशिया का नाम तो सुना है ना, बोलो सर, पक्का पक्का सुना है। ये लॉरेंशियन प्लेटू है बेटा, लॉरेंशियन शील्ड है। लॉरेंशियन शील्ड, लॉरेंशियन शील्ड। चलिए बढ़े आगे, लॉरेंशियन शील्ड, आगे बढ़ते हैं। लैब्राडोर पेनिनसुला एक कनाडियन शील्ड का ही अंग है। हडसन की खाड़ी आपने देखा, लैब्राडोर प्रायद्वीप देखा और यहाँ पर लॉरेंशियन शील्ड देखा। यहाँ पर एक आइलैंड देखोगे, दिस वन, इसको कहते हैं न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ये कौन सा द्वीप कहलाता है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप, द्वीप, न्यू फाउंडलैंड द्वीप देखो, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, न्यू फाउंडलैंड द्वीप। फिर से आगे बढ़ते हैं। कैनेडियन शील्ड के आपने मध्य में देखा, यहाँ पर हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, लैब्राडोर पेनिनसुला, लॉरेंशियन प्लेटू, न्यूफाउंडलैंड द्वीप। तो इसके ही दक्षिण में कैनेडियन शील्ड का ही अंग है, जो ग्रेट लेक्स हैं, ये कैनेडियन शील्ड का ही अंग है। इनकी अवस्थिति बेसिकली यूएसए और कनाडा दोनों में है। इनका आधा भाग उत्तर का कनाडा में है, आधा भाग दक्षिण का यूएसए में, मिशिगन को छोड़कर। बट बेटा ये भौगोलिक दृष्टिकोण से कैनेडियन शील्ड का अंग है। ठीक है, फिर से आगे बढ़े, फिर से आगे बढ़े। इसकी जो अवस्थिति है बड़े ही ठंडे क्षेत्र है, टैगा मतलब टुंड्रा से लगे हुए टैगा क्षेत्र में, टैगा क्षेत्र में, टैगा क्षेत्र में लगे होने के कारण यहाँ ढेर सारी हिमानियां है बेटा। ये ढेर सारी हिमानियों के क्षेत्र है, यहाँ हिमानियां पाई जाती है। इस पूरे भौगोलिक प्रदेश में क्या है? हिमानियां पाई जाती हैं, हिमानियां, हिमानियां। और इन हिमानियों की वजह से, हिमानियों के अपर्दन की वजह से आप देखोगे यहाँ पर ढेर सारी झीलें हैं। ये सब झीलें हैं बेटा, ये सब झीलें हैं। बियर लेक, स्लेव लेक, रेंडियर लेक, अथाबास्का लेक, विनीपेग लेक। बिल्कुल बिल्कुल सोनू, वहां पर उंगावा पेनिनसुला की भी अवस्थिति, खुशी हुई बेटा, उंगावा पेनिनसुला भी आपने देखा, उंगावा पेनिनसुला भी है। बेसिकली ये वाला जो पूरा हिस्सा लैब्राडोर पेनिनसुला है और इसका ये हिस्सा उंगावा पेनिनसुला है, उंगावा पेनिनसुला। तो आपने यहां पर देखा कि ढेर सारी झीलें हैं, इन्हें हिमानियों ने बनाया है, इन्हें हिमानियों। अब आगे आपको बताना चाहूंगा कि ग्रेट लेक्स में आपने सुपीरियर, मिशिगन, श्योरान, इरी, ओंटारियो को तो देख लिया होगा, फिर से देख लो एक बार, फिर से देख लो। यहां पर सेंट लॉरेंस नदी को देख लो, सेंट लॉरेंस नदी को देख लो बेटा। ऊपर आप यहां पर लैब्राडोर शील्ड, लैब्राडोर प्लेटो, लॉरेंशियन प्लेटो, तो लैब्राडोर सी देख लो, बैफिन की खाड़ी देख लो, ग्रीनलैंड देख लो। यहां पर विक्टोरियन आइलैंड्स, जेम्स आइलैंड, इन सारे आइलैंड्स को देख लो, विक्टोरियन आइलैंड्स, बेफोर्ट सी को देख लो, बेफोर्ट सी को देख लो। ठीक है, अभी ना ऐसा मत सोचो बेटा, आप क्या बोलो, चलती क्लास में ये सब बातें पर्सनली करने की बात होती नहीं है। कभी इस विषय में एक बार विचार करना कि जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, उससे बहुत बुरी परिस्थितियों में लोग गुजरते हैं और दुनिया के सामने ऐसी मिसाल प्रस्तुत करते हैं कि वो सबके लिए उदाहरण हो जाते हैं। और आप अभी जितनी, मैं सच मानता हूँ कि कंडीशन एडवर्स है, मैं ये स्वीकार करता हूँ, पर ऐसा मत सोचो आप, कभी ऐसा विचार मत करो। पर्सनल मैटर है, इसलिए क्लास में डिस्कस करने की अनुमति नहीं होती है, ये भी बता दूँ आपको कि बच्चों के पर्सनल मैटर क्लास में डिस्कस ना किया जाए। ओके, और उचित भी बात है ना, इतना देख लिया। अब आगे आपको बताऊंगा, आगे यूएसए एंड कनाडा के आसपास आपको बताऊं, यूएसए एंड कनाडा के संदर्भ में बताऊं कि दोनों के संदर्भ में अगर मैं बताना चाहूं तो दोनों के बड़े नगर, दोनों के बड़े नगर, दोनों के बड़े नगर इन्हीं के तट पर है, इन झीलों के तट पर। ये जो झील देख रहे हैं ना आप, मैं इन झीलों को यहाँ पर लगे रहने दूंगा। ये देखो, इसने लिखा भी यहाँ कैनेडियन शील्ड का सब पार्ट है, कैनेडियन शील्ड का पार्ट। और सबको बताऊंगा, यहाँ पर एक नहर बनाई गई जो कि इन दोनों को जोड़ देती है। ये एक नदी से आपस में वैसे भी जुड़े हुए हैं, ये नहर का निर्माण किया, यहाँ ये नदी से आपस में जुड़े ही हुए हैं। यहाँ इनके बीच नियाग्रा फॉल के पास फिर से एक नहर बनाई गई जिसे वैलेंट कैनाल कहते हैं। इसका नाम तो सू कैनाल है, इसका नाम है वैलेंट कैनाल। तो शुरू करता हूं कैनेडियन शील्ड के बारे में बताना बेटा, फिर नगरों को भी दिखाऊंगा, एकदम एटलस सामने रखना, एकदम सामने रखना बेटा। ठीक है,
बढ़िया, आगे शुरू करते हैं। हेडिंग देंगे आप कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड। डैश देकर सभी लिखोगे कि यह पठारी शील्ड, यह पठारी शील्ड प्री कैम्ब्रियन कालखंड के, प्री कैम्ब्रियन कालखंड के मैग्मा, मैग्मा जमाव से निर्मित है, जमाव से निर्मित है, जब पृथ्वी में जीवन नहीं था, जब पृथ्वी में जीवन नहीं था, नहीं था। पूर्ण विराम। लिखो इस शील्ड के मध्य भाग में, इस शील्ड के मध्य भाग में भू अवतलन से निर्मित हडसन की खाड़ी एवं जेम्स की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी एवं जेम्स की खाड़ी है, जेम्स की खाड़ी है। जबकि दक्षिण में, दक्षिण में यूएसए एवं कनाडा की सीमा बनाती हुई, यूएसए एवं कनाडा की सीमा बनाती हुई ग्रेट लेक्स एवं सेंट लॉरेंस नदी है, ग्रेट लेक्स एवं सेंट लॉरेंस नदी है, नदी है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर पैरा चेंज करें। लिखे कनाडा, कनाडा के पश्चिमी, पश्चिमी शील्ड, पश्चिमी शील्ड में, पश्चिमी शील्ड में टैगा समतुल्य जलवायु के प्रभाव से, टैगा समतुल्य जलवायु के प्रभाव से, जलवायु के प्रभाव से हिमानियों के अपर्दन से निर्मित, हिमानियों के अपर्दन से निर्मित सैकड़ों हिमानी झीलें हैं, सैकड़ों हिमानी झीलें हैं, जैसे ग्रेट बियर, जैसे ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैव, SLAVE, ग्रेट स्लैव, अथाबास्का एवं विनिपेग आदि, अथाबास्का एवं विनिपेग आदि, विनिपेग आदि। पूर्ण विराम लगाओ, पूर्ण विराम लगाओ। लिखो इन झील क्षेत्रों में, इन झील क्षेत्रों में कनाडा, कनाडा दुनिया भर में, दुनिया भर में शीतोष्ण मुलायम तने वाली लकड़ियों को काटने, शीतोष्ण, शीतोष्ण मुलायम तने वाली लकड़ियों को काटने, काटने के लिए प्रसिद्ध है, जिसे, के लिए प्रसिद्ध है, जिसे टेम्परेट लंबरिंग, शीतोष्ण काष्ठ कर्तन। टेम्परेट लंबरिंग की हिंदी क्या होगी? शीतोष्ण काष्ठ कर्तन। लकड़ी काटने की क्रिया को यहां पर काष्ठ कर्तन की क्रिया को लंबरिंग कहते हैं, शीतोष्ण काष्ठ कर्तन कहा जाता है, कहा जाता है। टेम्परेट लंबरिंग कहेंगे, शीतोष्ण काष्ठ कर्तन कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। लिख दिया दोस्तों पूर्ण विराम, फिर ध्यान से लिखेंगे ये पूरा पूरा झील क्षेत्र, ठीक है। लिखो साथ ही, साथ ही कनाडा के दो दक्षिण पश्चिमी प्रांत, कनाडा के दो दक्षिण पश्चिमी प्रांत अल्बर्टा एवं ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा एवं ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा एवं ब्रिटिश कोलंबिया कार्बन प्रोविंस, मतलब कार्बन प्रांत, कार्बन प्रोविंस, प्रोविंस कहा जाता है, कार्बन प्रोविंस कहा जाता है, कार्बन प्रोविंस कहते हैं, क्योंकि यहां पेट्रोलियम एवं कोयले के निक्षेप, क्योंकि यहां पेट्रोलियम एवं कोयले के निक्षेप हैं, निक्षेप हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है। बात समाप्त हुई, बात समाप्त हुई। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। लिखेंगे कि पहले चेंज कर देंगे, कनाडा में, कनाडा में, कनाडा में सर्वाधिक औद्योगिक विकास, सर्वाधिक औद्योगिक एवं नगरीय विकास, सर्वाधिक औद्योगिक एवं नगरीय विकास ग्रेट लेक्स एवं सेंट लॉरेंस नदी तट पर, ग्रेट लेक्स एवं सेंट लॉरेंस नदी तट पर दिखाई देता है, जहां, जहां राजधानी ओटावा के अलावा मॉन्ट्रियल, जहां राजधानी ओटावा के अलावा मॉन्ट्रियल, टोरंटो,
टोरंटो जैसे नगर अवस्थित हैं, जैसे नगर अवस्थित हैं, नगर अवस्थित है, पूर्ण विराम लगाएं, लिखे जैसे नगर अवस्थित है, पूर्ण विराम लगाइए, ठीक है। फिर लिखेंगे हडसन खाड़ी के पूर्व में अवस्थित, हडसन खाड़ी के पूर्व में अवस्थित, पूर्व में अवस्थित उंगावा प्रायद्वीप, यूएनजीएवीए, यूएनजीएवीए, उंगावा प्रायद्वीप से लेकर लॉरेंशियन उच्च भूमि के मध्य, उंगावा प्रायद्वीप से लेकर लॉरेंशियन उच्च भूमि के मध्य, मध्य लौह अयस्क की खाने हैं, लौह अयस्क की खाने, जहां जहां सेप्ट आइल्स, SEPT सेप्ट, जहां सेप्ट आइल्स एवं शेफर विले, शेप्ट आइल्स एवं शेफर विले, शेफर विले की खानों से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखो यहां अवस्थित न्यूफाउंडलैंड द्वीप, यहां अवस्थित न्यूफाउंडलैंड द्वीप मछली एवं सेब का उत्पादक है, मछली एवं सेब का उत्पादक है, ठीक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, फिर पैरा चेंज करो और पैरा चेंज करते हुए अंतिम बात लिखो, लिखो कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर अवस्थित, कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर अवस्थित सीमा पर अवस्थित ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स, लेक्स प्लीस्टोसिन कालखंड में, अवंतिका सविता देख रहा हूं बेटा मैसेज, बिल्कुल ग्रेट लेक्स, क्या लिखना है, प्लीस्टोसिन कालखंड में हिमानी, हिमानी दाब मतलब प्रेशर, हिमानी दाब द्वारा निर्मित झीलें हैं, हिमानी दाब द्वारा निर्मित झीलें, पूर्ण विराम लगाकर यह दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलें हैं, दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलें हैं, झीलें हैं, जिनमें से, जिनमें से सुपीरियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी एवं ओंटारियो, चार नाम लिखना पहले, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी एवं ओंटारियो, इरी एवं ओंटारियो दोनों दोनों देशों की सीमाएं बनाती हैं, जबकि मिशिगन, इरी एवं ओंटारियो दोनों देशों की सीमाएं बनाती हैं, जबकि मिशिगन, मिशिगन पूर्णतः यूएसए में अवस्थित है, मिशिगन पूर्णतः यूएसए में अवस्थित है, यूएसए में अवस्थित है, पूर्ण विराम लगाकर इन झीलों में सबसे बड़ी सुपीरियर, इन झीलों में सबसे बड़ी सुपीरियर, सुपीरियर के तट पर, सुपीरियर के तट पर मिसाबी, मिसाबी, स्यूना, बर्मिलियन, मिसाबी, स्यूना, बर्मिलियन जैसी खानों से, जैसी खानों से सर्वोत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क, सर्वोत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क, लौह अयस्क उत्पादित होता है, जबकि, जबकि इसके उत्तर में अवस्थित, जबकि इसके उत्तर में अवस्थित थंडर बे, थंडर बे कनाडा में है, जबकि इसके उत्तर में अवस्थित यहां पर थंडर बे भी लौह अयस्क का ही, थंडर बे भी लौह अयस्क का ही उत्पादन करता है, उत्पादन करता है, पूर्ण विराम लगाएं, इसके तट पर अवस्थित डुलूथ, इसके तट पर अवस्थित डुलूथ, डुलूथ एक वृहद नगर है, डुलूथ एक वृहद नगर है, पूर्ण विराम, फिर पैरा चेंज करो, लिखो सुपीरियर एवं ह्यूरॉन झीलें आपस में, सुपीरियर एवं ह्यूरॉन झीलें आपस में सू कैनाल द्वारा जुड़ी हुई हैं, सू कैनाल द्वारा जुड़ी हुई हैं, पूर्ण विराम लगाओ, साथ ही सुपीरियर के उत्तरी तट पर अवस्थित सडबरी, उत्तर में होगा तो कनाडा होगा, दक्षिण में होगा तो यूएसए होगा, ध्यान रखना, उत्तरी तट पर अवस्थित सडबरी, सडबरी निकिल कॉपर, निकिल
कॉपर आदि की वृहद उत्पादक है। निकिल, कॉपर आदि की वृहद उत्पादक। सडबरी, ध्यान रखना, सडबरी मतलब कनाडा, थंडर बे मतलब कनाडा, परमेशाबी शिवना बर्मिलिन का मतलब हो गया यूएसए। ठीक है ना, पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखो लेक मिशिगन, पैरा चेंज करते रहना, लेक मिशिगन, मिशिगन झील, मिशिगन पूर्णतः यूएसए में अवस्थित, पूर्णतः यूएसए में अवस्थित झील है, झील है, जिसके तट पर, जिसके तट पर मिल्वाउकी, गैरे तथा शिकागो, सबसे बड़ा मिल्वाउकी गैरे भूल भी जाए तो शिकागो तो नहीं भूलना, शिकागो जैसे नगर हैं, शिकागो का नाम तो यूएसए में सुना ही होगा, मिल्वाउकी, गैरे तथा शिकागो जैसे नगर हैं, जैसे नगर हैं, नगर हैं, पूरे विराम लगाएं, लिखो यह नगर मांस निर्यात हेतु दुनिया भर में प्रसिद्ध है, मांस निर्यात हेतु दुनिया भर में प्रसिद्ध है, पूर्ण विराम। फिर क्या लिखेंगे, लेक इरी, इरी झील, इरी झील इन झीलों में सबसे छोटी है, इन झीलों में सबसे छोटी है, जिसके तट पर अवस्थित डेट्रॉइट, जिसके तट पर अवस्थित डेट्रॉइट नगर को, इसके तट पर अवस्थित डेट्रॉइट नगर को, डेट्रॉइट नगर को मोटर वाहन उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, तो मोटर वाहन उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, दुनिया भर में जाना जाता है, जाना जाता है, पूर्ण विराम लगाए। तो फिर लिखेंगे, फिर पहला चेंज करें, इरी एवं ओंटारियो के मध्य, इरी एवं ओंटारियो के मध्य दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब सबसे ऊंचा नहीं, बड़ा, वॉल्यूमिनस, दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात न्याग्रा अवस्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा, हडसन नदी पर है बेटा, बेटा सबसे बड़ा जलप्रपात न्याग्रा, ब्रैकेट लिख दे, हडसन नदी, न्याग्रा अवस्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात न्याग्रा अवस्थित है। साथ ही इन दोनों झीलों को, साथ ही इन दोनों झीलों को वेलेंड नहर द्वारा, वेलेंड नहर द्वारा आपस में जोड़कर, आपस में जोड़कर नौकायन योग्य बनाया गया है, नौकायन योग्य बनाया गया, नौकायन का मतलब जिसमें नौकाएं चलाई जा सकती हैं, जहाज चलाए जा सकते हैं, नौकायन योग्य बनाया गया, पूर्ण विराम लगाएं, ओंटारियो सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से, ओंटारियो सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है, सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है, पूर्ण विराम लगाएं, लिखो इस प्रकार से यह समस्त झीलें, इस प्रकार से यह समस्त झीलें जल परिवहन, जल परिवहन से तो जुड़ी ही हुई हैं, जल परिवहन से तो जुड़ी ही हुई हैं, बल्कि बल्कि तटीय क्षेत्र से खनिजों के उत्पादन आदि के कारण, तटीय क्षेत्र से खनिजों के उत्पादन आदि के कारण यह उत्तर अमेरिका का, उत्तर अमेरिका का दूसरा बड़ा नगरीय क्षेत्र है, दूसरा बड़ा नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, पूर्ण विराम, बात समाप्त, पूर्ण विराम, बात समाप्त। यहाँ ये कनाडा के सभी प्रोविंस को मैंने दिखाने के लिए आपको दे दिया है कि ये ब्रिटिश कोलंबिया है, ये अल्बर्टा है, इन दोनों को ही हमने संयुक्त रूप से मिलाया और इन्हें कार्बन प्रोविंस कहा, कार्बन प्रांत कहा, ये कार्बन प्रांत कहलाते हैं। यहाँ दिस वन, ये जो दोनों प्रांत हैं, एक ये सस्केचुवान है और एक ये मैनिटोबा है, तो सस्केचुवान और मैनिटोबा ये दोनों के दोनों कनाडा के नगर मिलकर ये प्रेयरी प्रांत कहलाते हैं, प्रेयरी प्रांत कहलाते हैं। यहाँ अगर आप देखते हैं दिस वन नॉर्दर्न टेरिटरी अवस्थित है और इन नॉर्थ अवस्थित है, ये दोनों के दोनों बेसिकली लंबरिंग प्रोविंस हैं, ये टैगा प्रोविंस, यहाँ पर टैगा जलवायु है, तो ये टैगा प्रांत कहलाते हैं और इस टैगा प्रांत में ही कुल मिलाकर दोस्तों
ध्यान रखना इन दोनों में, दो दो को देखना है, दो का कॉम्बिनेशन ये, दो का कॉम्बिनेशन ये। इस टैगा प्रांत में ही टेम्परेट लंबरिंग होती है दोस्तों। यहाँ पे लकड़ी काटने का काम भी बहुत ही अच्छा खासा मैकेनाइज्ड है, अच्छा खासा मैकेनाइज्ड है। जो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा होता है ना, जैसे लकड़ी काटने की क्रिया को लंबरिंग कहते हैं, तो लकड़हारे को लंबर जैक कहते हैं। क्या है? लंबर जैक कहा जाता है। ये लंबर जैक क्लास है। लंबर जैक गरीब नहीं होता। लंबर जैक बेटा यहाँ पर जो ओटावा टोरंटो के आसपास रहने वाले अच्छे खासे अमीर लोग होते हैं, ये जब लकड़ी काटने जाते हैं तो अपनी अपनी बढ़िया चॉपर्स मतलब हेलीकॉप्टर से जाते हैं। यहाँ पर अपनी चॉपर उठाएंगे, फुर्र से उड़ेंगे और पहुंच जाएंगे लकड़ी काटने के लिए। ऐसा नहीं कि लकड़ी जब मन किया, जिसका मन किया, जैसा मन किया वैसा काटा। आपको बताता हूँ, जब यहाँ पर गर्मियाँ आती है ना, गर्मी तो आती नहीं, हालांकि बसंत काल आता है। जैसे बसंत काल आता है तो एक वैज्ञानिक दल जंगल पहुंचेगा फॉरेस्ट सर्वेयर की निगरानी में, और वो पहले लकड़ियों को डिमार्क करता है, डिमार्केट करता है, चिन्हित करता है कि आखिर कौन कौन से वृक्ष काटे जा सकते हैं। तो जिन्हें जिन्हें चिन्हित किया जाएगा वही वृक्ष काटे जाएंगे। लंबरजैक आएगा, लंबरजैकों के क्षेत्र बढ़ जाते हैं, लंबरजैक के टेंडर्स होते हैं, फिर क्षेत्र बढ़ जाते हैं और अच्छे खासे अरबों की मशीनरी के साथ लंबरजैक यहाँ पर लकड़ी काटने का काम करता है। अब ये नहीं है कि वो लिया हुआ है, आरा लिए हुआ है या कुल्हाड़ी लिए हुआ है लकड़ी काट रहा है, अपने यहाँ जैसा नहीं है, बल्कि बता रहा हूँ लाखों करोड़ों की मशीनरी, अरबों की मशीनरी लेकर यहाँ पहुंचता है वो लंबरजैक लकड़ी काटने। बेटा लकड़ी काटने की व्यवस्था तो है, खैर साइंटिफिक तो बहुत अच्छी है, मतलब सरकारी भी कितनी अच्छी है कि जब लंबरजैक यहाँ काटने जाता है ना लकड़ी, तो आपको बताएं, जैसे मान लो 4-5 लंबरजैक का परिवार है तो उनके बच्चे भी जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि परिवार मतलब को छोड़कर जाएगा, अपने परिवार को ले जाएगा, बच्चों को भी ले जाएगा। अब उन लंबरजैक के बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए यहां ओटावा और टोरंटो से एक शिक्षक जाएगा डेली और उनकी सेवा के लिए नर्स जाएगी, जिसको हम लोग आया कहते हैं। लंबरजैक अपना लकड़ी काटेगा, उनकी पत्नियां भी उनके लकड़ी काटने में मदद करेंगी, और भी श्रमिक होते हैं उनके साथ लगे होते हैं। उनके बच्चों की देखभाल और पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। यहाँ से ये डॉक्टर, यहाँ से मास्टर, यहाँ से नर्सेज डेली हेलीकॉप्टर या चॉपर से सुबह जाएंगे लंबरजैक कॉलोनी में और शाम को अपना वापस आएंगे। मतलब आप समझो कितना कैसी 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 व्यवस्था लोग करते हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो रही। लंबरजैक ठंडी व्यतीत होने से पहले लकड़ी काट के अपना काम फिनिश कर देगा, लकड़ियों की लॉगिंग करेगा, लट्ठाबंदी करेगा और लकड़ियों को डाल देगा किस पे, यहाँ पे जो हिम नदियां होती हैं उस पर डाल देगा। हिम नदियों में डाल दिया, अब लकड़ियां हिम नदियों में पड़ी हुई हैं और सबको हिम नदियों में डाल डालकर सबके ऊपर अपने अपने टैग लगा देते हैं। अब यहाँ से जो हिम नदियां चलती हैं, जैसे मान लो एक हिमानी चली यहाँ से, अब हिमानी चलती है तो इसके तट पर हडसन नदी के खाड़ी के तट पर कुछ नगर हैं। उन नगरों में सबसे फेमस नगर है चर्चिल, दुनिया में फेमस है चर्चिल। ये जो हिमानियां होती हैं ऐसे प्रवाहित होती हुई चर्चिल पहुंचती हैं। जैसे यहाँ बसंत काल आता है, बसंत काल में ये हिमानियां पिघलती हैं, इनके पिघलने से ये जल आ जाएगा और जल प्रवाहित होता हुआ जब हडसन नदी की ओर जाएगा तो उसके साथ साथ बहती हुई ये लकड़ियां भी चर्चिल तक पहुंच जाएंगी। चर्चिल नगर में पहुंचेगी, वहां लंबरजैक का कोई काम नहीं, लंबरजैक अपना काम करके खत्म कर दिया है। चर्चिल में पहुंचेंगे, चर्चिल में लकड़ी इकट्ठा होगी और फिर विश्व स्तर पर इन लकड़ियों का निर्यात इस उद्देश्य होता है कि उत्तम गुणवत्ता का पेपर पल्प बनता है, लकड़ी कागज बनता है। या कि कनाडा में, ध्यान रखना कनाडा पेपर पल्प का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और उत्तम गुणवत्ता का कागज बनता है। यहाँ अखबारी कागज नहीं बनता, अच्छे गुणवत्ता का कागज बनता है। तो ये लकड़ियां यहाँ पर इकट्ठा होंगी चर्चिल में, लकड़ियां इकट्ठा होंगी और इसके साथ ही लकड़ियों का वेट होगा और वेट होते ही लंबरजैक के अकाउंट में पैसा पहुंच गया। लंबरजैक को कोई चिंता नहीं, उसने अपना काम कर दिया, उसके अकाउंट में पैसा पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का मतलब है कि जो तंत्र इसमें जुड़ा हुआ है, प्राइवेट फर्म जुड़ी हुई है, उसकी जिम्मेदारी है, वो बकायदा उसका पैसा पहुंचाएगा। बेटा बकायदा पहुंचाएगा मतलब अकाउंट्स में जाएगा लंबरजैक फिर अगले साल। अच्छा और बात बताते हैं, जैसे ही बसंत काल आता है तो ज्यादातर तो लंबरजैक ये सस्केचुवान एवं मैनिटोबा प्रांत के, बसंत काल आएगा तो प्रेरी ग्रासलैंड में आ जाता है और यहाँ पर गेहूं उत्पादन करेगा। बसंत काल में गेहूं उत्पादन करेगा और जैसे ही यहाँ पर ठंडी आती है वैसे जाकर यहाँ लकड़ियां काटेगा। मतलब दोनों सीजन के लिए उसके पास पर्याप्त काम है, काम ही काम है। आपको पता है कनाडा वगैरह में वहाँ की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वहाँ काम अधिक है, वहाँ के लोग कम है। वो लोग चाहते हैं कि उनके लोग ज्यादा बढ़े, ये स्थिति आ गई है, उनके लोग ज्यादा बढ़े, उनके लोगों की मात्रा या संख्या ज्यादा हो जाए, ऐसा चाहते हैं। तो ये स्थिति है। अब यहाँ पर ये आप देख ही रहे हैं कि लैब्राडोर पेनिनसुला है, न्यूफाउंडलैंड आइलैंड है, ये क्यूबेक प्रांत है, क्यूबेक प्रांत का ये युंगावा पेनिनसुला था और यहाँ पर शेफरविल और शेप्टाइल्स है जिनकी हमने बात की थी कि यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ये जो ओंटारियो प्रांत है, इसी में ये जो तट पर अवस्थित नगर, यहाँ ढेर सारे नगरों को देखोगे, क्यूबेक तक की पूरे नगरों की श्रृंखला यहाँ प्राप्त होती है, पूरा क्यूबेक तक ये नगरों की श्रृंखला है। ये इसका सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है कनाडा का, कनाडा का सबसे बड़ा। और आपको यह भी बता दूं कि जो वैंकूवर आइलैंड आपने देखा है ना, इस वैंकूवर आइलैंड से लेकर के यहाँ पर ध्यान देख रहे हो, ये ध्यान रखना, वैंकूवर आइलैंड से लेकर ये नोवा स्कॉटिया देख रहे हो, नोवा स्कॉटिया ये भी एक आइलैंड है। नोवा स्कॉटिया का एक नगर है हैलिफैक्स, तो यहाँ पर वैंकूवर द्वीप से लेकर ये हैलिफैक्स तक एक रेल लाइन बिछाई गई है जिसे ट्रांस कैनेडियन रेलवेज कहा जाता है। पूरे कनाडा को पार करती है, पूरे कनाडा को आपस में जोड़ देती है। ये ट्रांस कैनेडियन रेलवेज कहा जाता है। यहाँ विकास के मानदंड बहुत उत्तम है दोस्तों, ये बहुत उत्तम विकास के मानदंड वाले दोस्त है। हालांकि इस समय पर जरूर जस्टिन ट्रूडो ठीक से संभाल नहीं पाए, भारत के संदर्भ में भी उनका लिया गया विरोध अच्छा नहीं था। खालिस्तानी आतंकवादियों को इस तरह से समर्थित करना जस्टिन ट्रूडो को ठीक नहीं देता था, शोभा नहीं देता था। खैर ये जो मुद्दे हैं वो अलग दिशा में चर्चा के हैं, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा है। अब प्रेरी ग्रासलैंड के बारे में आपको बता दें मजे की बात, हमारे यहाँ जैसे प्रेरी ग्रासलैंड ही है, ये पूरा प्रेरी ग्रासलैंड अभी आपने देखा, प्रेरी घास का मैदान, प्रेरी घास के मैदान में भी किसानों की स्थितियों को देखोगे तो बड़ी गजब की चीजें देखेंगे, अद्भुत अद्भुत आपको देखने को मिलेंगे, अद्भुत उदाहरण देखने को मिलेगा। कैसे जैसे उदाहरण बताते हैं, हमारे यहाँ खेतों के पास किसानों के पास खेत कैसे होते हैं, 1 बीघे 2 बीघे 4 बीघे 10 बीघे की जमीन होती है।
वो भी 10 टुकड़ों में बटी हुई होती है। कोई ज़मीन का टुकड़ा एक यहाँ पड़ा तो कोई ज़मीन का टुकड़ा दूसरा वहाँ पड़ा, इस तरह से बटी हुई टुकड़ों की ज़मीनें होती हैं। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ तो बड़ी अद्भुत सी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ लोगों के पास हेक्टेयर्स में ज़मीन है, एक किसान के पास 100-100 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर ज़मीन, एक किसान के पास 1000 हेक्टेयर ज़मीन, ऐसी ज़मीन है, हेक्टेयर में ज़मीन, वो भी इतने बड़े-बड़े फॉर्म में। मतलब आप कह सकते हो किलोमीटर्स में ज़मीनें हैं किसान के पास। किसान को अगर अपना खेत घूमना होता है ना बेटा, तो खेत घूमने की स्थिति को बताते हैं बड़े किसानों में। जनरली यहाँ के जो किसान है ना, जैसे अपने घर में, अपने गाँव में जो किसान ठीक-ठाक लेवल के किसान होते हैं, उनके घर के बगल में ट्रैक्टर खड़ा होता है। आप देखोगे, ठीक-ठाक किसान के घर के बगल में एक ट्रैक्टर होगा, एक मोटरसाइकिल होगा, आजकल तो एक कार भी हो जाती है। कुछ और नहीं तो आखिर मारुति की अल्टो ही क्यों ना हो, लेकिन एक कार जरूर खड़ी हुई होगी किसानों के घरों में, ठीक-ठाक लेवल वाले किसानों में। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ के किसानों की बात करें ना, तो यहाँ के किसानों के घरों के बगल में एक-एक हेलीकॉप्टर खड़ी होती है। कोई बड़ी बात नहीं कि 1 से 2 हेलीकॉप्टर खड़ी हो, 3 हेलीकॉप्टर खड़ी हो। ये स्थिति होती है किसानों की। मजे की बात आपको बताता हूँ, किसान यहाँ रहेगा न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में रहेगा, फिलाडेल्फिया में रहेगा, बाल्टीमोर में रहेगा, बोस्टन में रहेगा, और यहाँ से खेती करने के लिए जाएगा प्रेरी ग्रासलैंड। अपना चॉपर उठाएगा, अपना हेलीकॉप्टर उठाया और पहुंचा अपने खेतों में। अपना हेलीकॉप्टर खेत खड़ा कर दिया, शानदार सी लग्जरियस कार उठाएगा, और उस कार से, इतना बड़ा बड़ा खेत के पैदल तो घूम नहीं सकता है, उस कार से खेत के बीच बीच में सड़कें बनी होती हैं, और सड़क बनाने का काम भी सरकार का रहता है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो बढ़िया कार से पूरा खेतों में घूमेगा, आराम से कार में खेतों को घूमकर सब देख लिया, मान लीजिए कि उसको करना है छिड़काव, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना है, तो वहां पर एक छोटा, जैसे अपने यहाँ आजकल ड्रोन स्प्रेयर नहीं हो गया है, तो वहां ड्रोन स्प्रेयर नहीं रहता, वहां छोटा छोटा चॉपर्स रहता है स्प्रे करने के लिए, अलग फिर से हेलीकॉप्टर होता है छोटा छोटा। वो उसमें क्या करेगा, किसान अपने कपड़े पर चेंज करेगा, फटाफट फटाफट उसमें स्प्रेयर लगाएगा अपने उसमें, और बस यहाँ से फुर्र से उड़ेगा पूरे खेत में, फुर्र 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 करता हुआ अपना अपना पेस्टिसाइड्स को अपना स्प्रिंकलर किया, स्प्रिंकलर करने के बाद फिर अपना वो आएगा स्प्रिंकलर चॉपर खड़ा करेगा, अपना बढ़िया क्लब में मजे करेगा, क्लब में मजे करेगा किसान, और फिर अपना चॉपर उठाएगा, पहुंच जाएगा न्यूयॉर्क। ऐसी लोगों के पास स्थिति, दूर दूर तक देखोगे तो एकदम खेत खेत दिखेगा, खेत ही खेत खेत, एकदम लोगों के पास ऐसी खेती होती है। मतलब गजब की खेती करते हैं लोग, गजब की विस्तृत कृषि होती है, विस्तृत कृषि। समझ गए मेरी बात की नहीं? विस्तृत खेती होती है। ये किसानों की स्थिति बता रहे हैं बेटा यहाँ के। यहाँ किसानी का मतलब अमीरी, यहाँ किसानी का मतलब क्या है, खेतिहर किसान है, उसका मतलब क्या है कि जबरदस्त अमीरी। मतलब ऐसे यहाँ के लोगों के पास फेम। अब एक बात जरूर थी कि जब लोगों ने खूब खेती करना शुरू कर दी, तो खूब खेती किए जाने से बेटा यहाँ पर जब फसल कट जाती है तो पूरी भूमि नंगी हो जाती है। नग्न भूमि की वजह से पवन अपर्दन होता है, जब हवाएं चलती हैं, ट्विस्टर नामक चक्रवात चलते हैं, तो खूब धूल भरी आंधियां भी होती हैं। उस धूल भरी आंधी का प्रभाव से दक्षिण में, सॉरी, ये अमेरिका का तमाम तटीय नगरों तक के नगर प्रभावित हो रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है। तो सरकार ने कहा है अपने लोगों से, भाई इतनी खेती मत करो, उसकी एक अलग व्यवस्था जन्म दी है सरकार ने। उस व्यवस्था की चर्चा किसी और क्लास में करेंगे। मतलब बहुत अद्भुत तरीके से लोग यहाँ खेती करते हैं, अद्भुत तरीके से खेती भी करेंगे, बागानी कृषि भी करेंगे, बागवानी कृषि भी करेंगे। ध्यान रखना, सब कुछ एक साथ करते हैं, और इतनी उन्नत कृषि है और इतनी उन्नत तकनीकियों का प्रयोग है कि यार मजा आ जाता है। हाँ बिल्कुल किसान राजा है वहाँ का बेटा, बिल्कुल किसान किसान नहीं, वहाँ किसान राजा होता है। उन्नत तकनीकियों का प्रयोग करता हुआ किसान ऐसे जाएगा। अब जैसे मान लो कि आपको सब्जी लेनी है ना, तो वहाँ किसान अब तराजू लिए घूमेगा नहीं, लो सब्जी ले लो, नहीं। या कि मार्केट में जाओगे तो आप मॉल्स में खरीदोगे। अगर यहाँ जाओगे तो आप किसी भी किसान के फॉर्म में जाओ, जो जो मन करे, तो ट्रॉली उठाओ, आप अपनी ट्रॉली उठाओ, वो नहीं कुछ करेगा। ट्रॉली उठाओ, ट्रॉली के लिए रास्ते बने, आप रास्ते से ट्रॉली ट्रॉली लेते जाओ, जो आपको सब्जी चुनने का मन हो, तैयार सब्जी बता देता है, फॉर्म तैयार है। वो तैयार है कैसे पता चलता है आपको, सीधे सीधे वहां सब कुछ मेल हो गया, उसने अपनी सारी चीजें अपने ऐप में डाल दी कि हमारा फॉर्म तैयार है इस फसल के लिए, इस उसके लिए, सब्जी के लिए, और अब आप जाओगे, फर्स्ट अपनी सब्जी चुनो, सब्जी चुन के अपने ट्रॉली में आओ, गेट पर आओगे, उसका वेट हो जाएगा, सब ऑनलाइन सिस्टम, गेट पर आओगे, उसका वेट हो जाएगा, वहीं आप पेमेंट करो, किसान के खाते में पैसा पहुंच गया, आप जाओ। कोई ऐसा वहां पर आपको आधा आधा किलो, एक एक किलो सब्जी बार्गेन करने वाला नहीं है। कुछ हद तक किसानों की स्थिति वैसी बेहतर, मैं नहीं कहूँगा पूरी तरह से, वैसी ही कुछ प्राइवेट किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए अभी पीछे 1 साल 1.5 साल पहले एक कृषि कानून भारत में भी लिए जाने की बात की गई थी। लेकिन उस कृषि कानून में ठीक है, अच्छाई बुराई दोनों थी, हर चीजों की अच्छाई बुराई होती है, तो उसकी अच्छाइयों को भी अनदेखा कर विपक्ष और टिकैत या डकैत, क्या नाम है जो भी, टिकैत के झूठे आंदोलन के प्रभाव से वो एक बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा कदम साबित होता। अगर उसमें कुछ संशोधन कर दिए जाते तो उस अच्छे कदम को भी सर्वनाश कर दिया गया। सरकार ने अपने उस जिसको कहना चाहिए कि एक बड़े कालजयी कदम को पीछे हटा लिया। ध्यान रखना कि जब कभी भी सरकार के कदम आपके लाभ और हित में हो, तो उसका विश्लेषण आपको स्वयं करना चाहिए। किसी टिकैत, किसी विपक्ष के कहने पर आपको बातें नहीं माननी चाहिए। लेकिन विपक्ष के द्वारा कही गई बातों का अनुसरण कर झूठ बातें परोसी गई, बहुत सारी बातें जो उस कानून में नहीं थी, वैसी बातें खुल के बोली गई। अभी राजनीतिक मंच नहीं कि मैं आपको यहाँ पर क्लिप्स दिखाऊं और बोलूं देखो ये बात गलत थी, ये ज्योग्राफी की क्लास है। और सरकार को इस बात के लिए बाध्य करना चाहिए था कि इसमें थोड़ा सा ये संशोधन कर दो, लेकिन सरकार को बाध्य किया गया कि आप अपने कानून वापस करो। ये भारत के लिए दुर्भाग्यशाली था बेटा, किसानों के लिए दुर्भाग्यशाली था। खैर अब जो भी हुआ वो हुआ, वो मुद्दा उनका। लेकिन यहाँ इतनी शानदार व्यवस्था है, किसान अपनी सारी की सारी फसलों को अपलोड कर देता है ऐप के माध्यम से, ये मेरी फसल है। किसान को बेचने का स्वयं का अधिकार है। जिस व्यापारी का, जहां के व्यापारी का मन होगा वो किसान से अपना कॉन्टैक्ट करेगा, किसान उसको बेचेगा। किसान मंडियों में बेचने के लिए बाध्य नहीं है। पर यह भी है कि किसान बहुत डाइवर्स है, किसान बहुत समृद्ध है, उनकी स्थिति की तुलना भारत के किसान से नहीं की जा सकती। तो व्यवस्था में सुधार कर एक बेहतर कानून लाया जा सकता है और लाया जा सकता था, लेकिन बड़ा मुश्किल है। अब तो इस समय पर ऐसा लगता है कि जो सत्ता और विपक्ष के बीच की लड़ाइयां चलती हैं, वो भारत के विकास के लिए तो बिल्कुल नहीं, सर्वनाश के लिए है। सच बताऊं, इस समय की तो आपस की सत्तागत लड़ाइयां भारत के सर्वनाश की ओर एक एक कदम बढ़ाती जा रही हैं। अब कैसे करती जा रही हैं? हालांकि भारत एक ऐसी शाश्वत सत्ता है कि इसे मिटा तो कोई नहीं पाया, तो कोई मिटा भी नहीं सकता। जहां आप जैसे युवा हो दोस्तों, उसे कोई मिटाने की दम रखता भी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत क्षति हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। संभालिएगा अपने राष्ट्र को आप अपने कंधे पर। तो ये था दोस्तों आपका नॉर्थ अमेरिका। आज नॉर्थ अमेरिका यहीं पर समाप्त हुआ। कल हम लोग यूरोप में आएंगे। यूरोप छोटा है, यूरोप छोटा है, तो आपको बता दूं कि यूरोप एक ही कक्षा में बढ़िया से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यूरोप में डाइवर्सिटी भी कम है।
तो कल यूरोप को समाप्त करेंगे, फिर हम लोग एशिया महाद्वीप में प्रवेश कर जाएंगे। यूरोप की एक क्लास और एशिया महाद्वीप की 2 क्लास लूंगा।